These slogans will always be in my heart and those words will always stay on white paper which will never disappear. मतलब यहाँ पे ये दर्शाया गया है कि पेपर खाली है लेकिन स्लोगन सबको याद है. सबको याद है. चाइना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, Okay. बट वहाँ की जो कम्युनिस्ट रजीम है दैट इज नॉट गुड फॉर इंडिया. अगर वहाँ पे लोकतंत्र स्थापित हो जाए तो इंडिया और जो चाइना है वो साथ मिल जाएंगे और उन्हें फिर कोई नहीं रोक सकता. सो दैट वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट एंड गुड फॉर इंडिया. नमस्कार, आपका स्वागत है द पैम्फलेट में. मैं शुभम जोशी और आज की हमारी चर्चा का विषय है चीन में हो रहे सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बारे में जानना. तो इस विषय में जानने के बारे में हमारे साथ मेरे दो साथी हैं, यश रावत और अर्पित त्रिपाठी. हाल ही में इन दोनों ने इस विषय के ऊपर एक एक्सटेंसिव आर्टिकल भी किया है. तो मैं यश से सबसे पहले जानना चाहूँगा कि यश, आखिर चाइना में ये सब चल क्या रहा है? जी देखिए, अगर हम चाइना की अभी बात करें तो वहाँ पे की जो लोग हैं वो सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं ड्यू टू हार्श कोविड रेस्ट्रिक्शंस, लॉकडाउन्स लगे हैं ये सब. तो मेरा अगला सवाल ये है कि ये हो क्यों रही है प्रोटेस्ट, मतलब इनकी कड़ी कहाँ से जुड़ती है? जी अगर हम बात करें तो अभी रिसेंटली वहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ था. एक वहाँ की जगह है उरुमकी, वहाँ पे एक फायर इंसिडेंट हुआ था. वो एक ट्रिगर बना है इन प्रोटेस्ट के लिए. एंड क्यों बना है ट्रिगर, उसके बारे में आपको अर्पित ज़्यादा अच्छा बता सकते हैं. जी अर्पित, तो बताइए उरुमकी से ऐसा क्या हुआ जो ये पूरा चीन प्रदर्शनों की आग में झुलस गया है? जी उरुमची जो शहर है ये चीन का ऑटोनोमस प्रोविंस है, शिनजियांग, जहाँ पे उइगर के जो प्रोसिक्यूशन वाला जो मैटर हुआ था वो ये जो है प्रोविंस है. तो वहाँ पे उसकी राजधानी है उरुमची. वहाँ पे एक हाई राइज बिल्डिंग थी कई मंजिलों वाली. और वो जो पूरा इलाका था उसमें जो चीन की सरकार है उसने कोरोना के प्रतिबंध लगा रखे थे, बहुत कड़े प्रतिबंध, लोगों के आने जाने की मनाही थी. उसी की जो 15वीं जो मंजिल थी उस बिल्डिंग की, उस पे एक बेडरूम में आग लगी, वहां पे शॉर्ट सर्किट हुआ, वो 15वें मंजिल पे फैली, फिर 16वें पे फैली और फिर उस पे धुआं उठने लगा. जो वहां पे जो उस आग को दमकल विभाग की गाड़ियां बुलाई गई. तो जो राहत कर्मी आए थे वो उस बिल्डिंग तक देरी से पहुंचे. जो पानी की बौछार या जो भी उनको मेजर्स लेने थे वो नहीं ले पाए, क्योंकि उस इलाके में चीन की सरकार ने बहुत कड़ी बैरिकेडिंग कर रखी थी, कार्स वगैरह पार्क थी वहां पे. इसकी वजह से वो उस जगह पे टाइम से नहीं पहुंच पाए और उस जगह उस जो पूरी बिल्डिंग है उसमें इस आग की वजह से 10 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई. और उसने ही इन अपराइजिंग को एक सडन ट्रिगर दिया और अगले दिन वहां पे प्रोटेस्ट चालू हो गए और फिर वो आगे चल के आपके शंघाई, बीजिंग और अन्य कई शहरों में फैल गए. जी, जैसे अर्पित ने बताया कि कोविड की रेस्ट्रिक्शंस की वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये रेस्ट्रिक्शंस एक्चुअली है क्या? जो ये कहते हैं कि ज़ीरो कोविड पॉलिसीज़ हैं जो भी हैं, तो ये एक्चुअली है क्या कि जिसमें लोगों की जान की भी, लोगों की जान बचाने के तरफ जाते हुए लोगों की जानें जा रही हैं, तो ये क्या पॉलिसी है ऐसी? जी देखिए, इस पॉलिसी के बारे में अगर आपको जानना है बस इसका नाम पढ़िए, जीरो कोविड. इसका मकसद यही है कि एक भी कोविड केस ना हो, इसको जीरो पे लाए. जो इसकी जो टैली है कोविड केसेस की टैली. तो इस जो पॉलिसी है इसको एक्चुअली पहले बहुत सारे देशों ने अप्लाई किया था, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कई देशों ने. धीरे धीरे करके सभी ने हटा दिया क्योंकि कोविड केसेस कम हो रहे थे, वैक्सीनेशन हो चुका था. लेकिन चाइना अभी तक इस पॉलिसी को अपना रहा है, फॉलो कर रहा है. एंड आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो परेशान हो चुके हैं, बिकॉज आपको पता है लॉकडाउन का क्या असर होता है, इकोनॉमी पे कितना बुरा असर होता है. वो हम सब ने देखा है. तो आप हम सब को याद है, हम सब जब लॉकडाउन के टाइम थे तो हालत कितनी खराब हो गई थी. जी, वो भी इतने स्ट्रिक्ट लॉकडाउन अगर लग रहे हैं तो लोगों में जाहिर सी बात है विरोध प्रदर्शन के वो तो आएंगे ही. तो आप अगर यकीन मानिए, अगर आप इमेजिन कीजिए अगर 2022 में अगर आपको फिर से लॉकडाउन में डाल दिया जाए, वो भी इतने कैसा फील होगा? वो भी इतने स्ट्रिक्ट लॉकडाउन. वही चाइना का जो लॉकडाउन होता है अगर आप उसको कंपेयर करें विद इंडिया तो वो आई थिंक 5% ज्यादा स्ट्रिक्ट है. मतलब वहां पे आपको घर से बाहर निकलने भी नहीं दिया जा रहा है, इतना स्ट्रिक्ट है. फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है बिल्कुल भी. उन जो लॉकडाउन उन्होंने लगाए हुए बहुत हार्श और स्ट्रिक्ट लॉकडाउन वो लगाते हैं. मतलब यहाँ भारत में क्या होता था कि आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती थी कि ठीक है इन केसेस में आप निकल सकते हो. वहां पे बहुत ज्यादा हार्श लॉकडाउन हो रहे हैं और इसीलिए वे विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनकी जो पॉलिसी है इसको यूएन कह चुका है ये अनसस्टेनेबल है, कि मतलब इससे कोई ज़्यादा फायदा नहीं होगा. लेकिन जैसा कि आप जानते हैं जो वहाँ की जो सरकार है, वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं, वो एक तरीके से तानाशाही कह लीजिए आप उनको, वो दूसरों की नहीं मानते. अगर उन्होंने पॉलिसी हटा दी तो उनको लगेगा कि उनकी नाक किसी ने काट दी है,
तो वो अब ऐसा अपनी जो पॉलिसी है उसको जल्दी नहीं छोड़ सकते। तो यश, मैं इसमें आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि इन प्रदर्शनों में हमने देखा है कि लोग बड़े विचित्र तरीके से, एक यूनिक वे लोगों ने निकाला है, एक वाइट पेपर लेके उसको ऐसा फेस करके तब प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो इसके पीछे की कहानी क्या है ये वाइट पेपर रेवोल्यूशन? जी देखिए, कोई अगर जिसको चाइनीज पॉलिटिक्स के बारे में नहीं पता, अगर वो एक फोटो देखेगा कि एक चाइनीज स्टूडेंट अपने हाथ में एक ब्लैंक पेपर लिए खड़ा हुआ है, उसे समझ नहीं आएगा। लेकिन जो चाइनीज पॉलिटिक्स जानते हैं वो, उनको पता है कि वहाँ की जो मीडिया है वो कितनी स्ट्रिक्टली सेंसर्ड है। मतलब शी जिनपिंग अगर चाहते हैं कि ये कंटेंट मीडिया में ना जाए तो वो नहीं जाएगा। अगर लेकिन आप कोई ऐसी तख्ती लेकर खड़े हो जाते हैं, एंटी शी जिनपिंग वाली तख्ती, तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। लेकिन अगर आप एक ब्लैंक पेपर लिए खड़े हैं तो किसको क्या पता चल रहा है कि आप क्या कहना चाहते हैं। लेकिन तो यहाँ पे इसमें एक फॉलोअप क्वेश्चन आपसे पूछूंगा कि ये जो तरीका है प्रदर्शन करने का, ये कहाँ से निकला है? ये तरीका ये पहले कहीं अपनाया गया था या ये अभी अभी इन प्रोटेस्ट में अपनाया गया है? जी जी बिल्कुल। इसका अगर एक मैं उदाहरण दूं तो वो हांगकांग है, और हांगकांग एक्चुअली चाइना का ही पार्ट है। हांगकांग वाले एक्चुअली लेकिन प्रोटेस्ट भी करते रहे हैं इसके खिलाफ। तो 2020 की एक बात है जब वहाँ पे चाइना एक बिल लेके आ रहा था जिससे उनकी ऑटोनॉमी कम होती है हांगकांग वालों की। तो उन्होंने एक यूनिक प्रोटेस्ट निकाला जिसमें एक, अगर मेरी एक रिपोर्ट में मैंने मेंशन भी किया है, एक 50-year-old कैंपेनर, उसने अपने हाथ में एक ब्लैंक शीट ऑफ पेपर लिया एंड उसके ये एग्जैक्ट वर्ड्स थे, आई एम कोटिंग अ Reuters रिपोर्ट, ओके दीज स्लोगन्स विल ऑलवेज बी इन माई हार्ट एंड दोज वर्ड्स विल ऑलवेज स्टे ऑन व्हाइट पेपर विच विल नेवर डिसअपियर। मतलब यहाँ पे ये दर्शाया गया है कि पेपर खाली है लेकिन स्लोगन सबको याद है। तो अर्पित, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। जब हम आजकल प्रदर्शन देख रहे हैं तो उसमें डाउन विद द डिक्टेटर ऐसे ऐसे स्लोगन्स लगाए जा रहे हैं जो काफ़ी वेस्टर्न साउंड करते हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इन जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं इसमें शी जिनपिंग की क्या वो है प्रतिक्रिया, वो कैसे इन चीज़ों को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, या बाय दैट मैटर कम्युनिस्ट पार्टी कैसे इस चीज़ को देख रही है? इसमें जो ब्लैंक पेपर, जो व्हाइट पेपर रेवोल्यूशन हो रहा है, उसमें कुछ लिखा तो है नहीं जी। तो आप अगर आप सीधी तौर से कहें कि वो बिल्कुल इस पे क्रैक डाउन कर सकते हैं, तो वो तो शुरुआत में तो वो नहीं कर पाए लोग, क्योंकि ब्लैंक पेपर लेके निकल रहे हैं और उस पर कुछ लिखा भी नहीं हुआ है। जब उस पर कुछ लिखा नहीं हुआ तो आप उस पर जो है रिएक्ट नहीं कर सकते। लेकिन चाइना तो अथॉरिटेरियन रिजीम है, आपको भी पता है। और उन्होंने अब क्या किया है कि फिर जब प्रदर्शनों में ब्लैंक पेपर लेके लोग निकले और नारे लगाने लगे कि डाउन विद द डिक्टेटर, डाउन विद द पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी को रेफर कर रहे थे वो। तो चीन की जो पुलिस है, जो कम्युनिस्ट पार्टी की पुलिस होती है वहां पे, उसने प्रोटेस्टर्स पे बहुत कड़े मेजर्स लेना चालू किए हैं, और मतलब टीयर गैस और उनको डिस्पर्स करना आपस में, और उन्हें अलग करना या घर भेजना, उनका सर्विलांस, ये सारा जो है वो कर रहे हैं इस समय। और अब शहरों में, जितने भी शहरों में ये प्रदर्शन हुए, जैसे संघाई में हुआ जो उनकी इकोनॉमिक कैपिटल है, जो आपका बीजिंग जो शहर है जो उनका पॉलिटिकल कैपिटल है, इन सभी शहरों में अब जो सुरक्षा बलों की स्थिति है वो और बढ़ा दी गई है, और जो प्रेजेंस है उसको बहुत बड़े तरीके पे बढ़ा दिया गया है, बैरियर्स लगा दिए गए हैं, और अब वो उस पर सर्विलांस ट्रैक डाउन कर रहे हैं कि कौन कौन प्रोटेस्ट कर रहा था। तो अर्पित, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि हांगकांग इसके प्रति कैसा रवैया है हांगकांग का? हांगकांग में क्या हलचल मच रही है? हांगकांग में देखिए, हांगकांग में जब से चीन ने वो नया बिल, जैसा आपको यश ने बताया, वो ला रहे थे, तब से ही हांगकांग चीन की नीति के प्रति जो है चीन की नीति का समर्थन नहीं कर रहा है, और अब इससे और भी उनको फ्यूल मिल रहा है। तो हो सकता है आने वाले समय में देखें कि हांगकांग में फिर से बड़े स्तर पे प्रदर्शन उठे वहां पे, और चीन से वो ऑटोनॉमी की और मांग करें, और उन जो कानून जो हैं जिनको वो विरोधी मानते हैं उनको खत्म कर, रिपील करने के लिए अपील करें। जी, तो मैं यश आपसे अब आपकी तरफ आना चाहूँगा। मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि जब भी किसी अथॉरिटेटिव रजीम में ऐसी चीज़ें होती हैं तो वो काफ़ी हद तक रेस्ट्रिक्ट कर देती है सरकार उस चीज़ को, वो प्रोटेस्ट बाहर नहीं आते हैं। अब चलो, जैसे हमने ईरान में देखा, जब महासा अमीनी की तरफ जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं तो उसमें एलॉन मस्क ने सीधा कह दिया था कि अपनी स्टारलिंक से इंटरनेट कनेक्शन पहुंचा दूंगा ताकि लोग आपस में कम्युनिकेट कर सके, मतलब प्रोटेस्ट को बढ़ाने के लिए। लेकिन चाइना में तो ये सब पॉसिबल नहीं है, बहुत रेस्ट्रिक्शंस है, लेकिन फिर भी ये जो प्रोटेस्ट हैं ये एक दूसरे शहरों में कैसे पहुंच पा रहे हैं? जी देखिए, इवन मैं आपकी बात करूंगा, चाइनीज प्रेसिडेंट की बात करूंगा, सबके सब एक चीज़ को कम बहुत आंक रहे हैं, वो है सोशल मीडिया। जी, आजकल की जो सोशल मीडिया सबसे बड़ी पावर है, इससे कोई नहीं बच सकता, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो, जो बाइडन हो, इमैनुअल मैक्रोन हो, या फिर शी जिनपिंग। जी, तो
अगर मैं आपको बता दूं वहाँ पे ट्विटर कुछ नहीं चलता, फेसबुक नहीं चलता। जनरल जो सोशल मीडिया है जो हम यूज करते हैं, जो वहाँ की जो एक है वीबो, वही में क्या कर रहे हैं यूजर्स, वो जब से वहाँ पे एक पूरे प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए, वो वीडियोस डाल रहे हैं क्रिप्टेड लैंग्वेज में, कोड मैसेज डाल रहे हैं। इससे पहले कि चाइनीज सरकार डिलीट कर दे, वो सारी इन्फॉर्मेशन एक तरीके से पास ऑन हो रही है। और वीबो से कौन इन्फॉर्मेशन उठा रहा है? बाहर के लोग, यानी कि फॉरेन नेशंस। ऐसे ही वहाँ का जो इन्फॉर्मेशन है वो सर्कुलेट हो रहा है और हम तक पहुँच रहा है। यश, मैं आपसे एक चीज़, जब मैं आपका आर्टिकल पढ़ रहा था तो आपने उसमें कुछ एक मैथमेटिकल इक्वेशंस की बात करी थी, जिसमें कोई मैथमेटिकल इक्वेशंस को लोग पोर्ट्रे कर रहे हैं, तो आप मुझे बताना चाहेंगे वो एक्चुअल है क्या उस चीज़ में? जी देखिए, ये जैसे व्हाइट पेपर की अभी हमने बात की, ये काफ़ी सिंबॉलिक है। बिकॉज फ्राइडमैन इक्वेशन एक मैथमेटिकल इक्वेशन है, जितना मैं मैथ्स जानता हूँ, लेकिन इसका प्रोटेस्ट से कोई संबंध नहीं है। फ्राइडमैन, अगर आप इसको हल्का सा ट्वीक करें, ये बनता है फ्रीडम या फिर फ्री मैन। तो उनका ये मतलब है एक तरीके से, क्योंकि शी जिनपिंग, आप किसी को इस बात के लिए अरेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि उसने कोई तख्ती पकड़ी है और उसमें लिखा है फ्राइडमैन इक्वेशन, लेकिन लोगों को समझ में आ रहा है दिस इज इक्वल्स टू फ्रीडम। लिंग्विस्टिक जो उन्होंने तरीका अपनाया है कि व्यक्ति को आजाद करो, उसे आप बेड़ियों में मत रखो आप, तो वो उन्होंने तरीका अपनाया यूनिक। तो अर्पित, मैं आपसे इसी मुद्दे पे एक सवाल एक आगे ये पूछना चाहता हूँ कि जब भी किसी देश में, जो खासकर जो एंटी वेस्ट हो, उस देश में जब ऐसे प्रदर्शन होते हैं तो वेस्ट सबसे पहले कूद जाता है कोवर्ट तरीके से या ओवर्ट तरीके से वहाँ की सत्ता को हटाने के लिए। लाइक रजीम चेंज ऑपरेशन हमने देखा मिडिल ईस्ट में कितने हुए हैं। जी। अभी ईरान में भी लग रहा है कि उसी तरफ बढ़ रहे हैं सब। तो यहाँ क्या वेस्ट का क्या रोल प्ले कर रहा है यश? वेस्ट यहाँ पे एक्टिव रोल नहीं प्ले कर रहा है, वो पैसिव रोल प्ले कर रहा है अगर आप देखो तो। जी, मतलब एक्टिवली वो वहाँ पे ना अभी कंडेमनेशन जो होती है उतनी तरीके से नहीं कर रहे हैं, ना ही ये हो रहा है कि चीनी संघर्ष करें, डेमोक्रेसी आनी चाहिए, जो डेमोक्रेसी एक्सपोर्ट का जो एक फार्मूला है यूएस का या वेस्टर्न नेशंस का, वो नहीं हो रहा है। लेकिन जो मीडिया है, जो वेस्टर्न मीडिया है, जो ग्लोबल मीडिया मानी जाती है, जैसे आपका रॉयटर्स हो गया या बीबीसी हो गया या एएफपी एजेंसीज हो गई, इन सब एजेंसियों के जो पत्रकार हैं वो चीन के काफी शहरों में गए हुए हैं और वो इस चीज को कवर करके पूरी दुनिया के सामने ला रहे हैं। और चीन की सरकार उनसे परेशान भी है क्योंकि वो लाइव जो है वो खबरें बाहर भेज रहे हैं। बीबीसी ने उसको अपने मुख्य पेज पे जगह दी हुई है और उसको लाइव लगातार रिपोर्टिंग वो कर रहे हैं कि चल क्या रहा है वहां पे। प्लस क्या हो रहा है कि बीबीसी के एक पत्रकार थे, उनको अभी 2 दिन पहले चीन में इन प्रदर्शनों को कवर करते हुए शंघाई शहर में डिटेन कर लिया गया था। करीब 6 से 7 घंटे उनको शायद डिटेन किया गया, फिर उनको छोड़ दिया गया। रॉयटर्स के भी एक पत्रकार को कुछ देर के लिए डिटेन किया गया। तो ये जो सारा क्लैम्प डाउन है वो आपके पत्रकारों पे हो रहा है और वेस्टर्न मीडिया ये रोल प्ले कर रहा है कि वो उन चीजों को बाहर लेके आ जाए ताकि जो वर्ल्ड सेंटीमेंट है एक वो कम्युनिस्ट रिजीम के खिलाफ बनता रहे और जो प्रोटेस्टर्स हैं उनकी बात सामने आती रहे। जी यस, तो मैं आपसे ये पूछना, आप किस तरह से देखते हैं जिस हिसाब से वेस्ट इसको इतना ज़्यादा वो कर रहा है, प्रमोट कर रहा है इन द मीडिया में, तो आप इसको कैसे देखते हैं? जी देखिए, वी ऑल नो कि वेस्ट क्या गेम खेलता है। अक्सर कई देश आरोप भी लगाते रहे हैं कलर रेवोल्यूशन का, रजीम चेंज का, एंड ये हम जानते हैं कि यूएस चाइना को एक रीजनल राइवल समझता है कि जो उसकी जो पावर है उसको राइवल करता है एक तरीके से। तो इट इज वेरी पॉसिबल कि यूएस शायद इन्वॉल्व हो डायरेक्टली, अभी तो हमको नहीं पता, लेकिन जैसा अर्पित ने कहा पैसिवली और इनडायरेक्टली यूएस क्या कर रहा है, उसके जो मीडिया है, वेस्टर्न मीडिया, यूएस के लिए एक तरीके से थर्ड हैंड है, जो उसका गेम उसके लिए जो हम इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की बात करते हैं तो मीडिया भी एक पार्ट है उस चीज का, डेफिनेटली है ना? तो ये सब हो सकते हैं। तो यश, आपसे एक लास्ट सवाल मेरा ये है कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं जो हमारे इमीडिएट नाइबरहुड में हो रहे हैं, तो इसका कोई इम्पैक्ट इंडिया पे पड़ेगा या कुछ इंडिया में कुछ इसका इम्पैक्ट होंगे, या आप किस तरीके से देखते हैं इसको आगे? जी देखिए, इस सवाल के बहुत आंसर्स है एक्चुअली। एक बेसिक आंसर ये है कि नहीं, क्योंकि चाइना में क्या होता है उतना इफेक्ट इंडिया को नहीं पड़ेगा। लेकिन एक दूसरा हम अगर कह सकते हैं, जो मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ कि चाइना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, बट वहाँ की जो कम्युनिस्ट रजीम है दैट इज नॉट गुड फॉर इंडिया। अगर वहाँ पे लोकतंत्र स्थापित हो जाए तो इंडिया और जो चाइना है वो साथ मिल जाएंगे और उन्हें फिर कोई नहीं रोक सकता। सो दैट वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट एंड गुड फॉर इंडिया, आई बिलीव। तो अर्पित, मैं आपका टेक जानना चाहूँगा इस मुद्दे पे। इसको अगर आप देखें भारत के परिप्रेक्ष्य में रख के अगर आप देखना चाहें चीन के प्रदर्शनों को, तो हमारा जो सोशल मीडिया अगर आप उसे इस समय वॉच करें तो जो सेंटिमेंटल जो सपोर्ट है वो चीन के प्रदर्शनकारियों के साथ है, क्योंकि हम लोकतंत्र को सपोर्ट करने वाले लोग हैं और जो वहां पे लोग लोकतंत्र की मांग कर रहे हैं हम उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं।
अब दूसरी जो बात आती है कि भारत पे इसका असर क्या होगा, तो जैसा कि यश ने बताया कि डायरेक्टली कोई असर नहीं होने वाला, क्योंकि ये चीन का अगर आप देखें तो कुछ शहरों में फैला हुआ एक इंटरनल मैटर है। वो ठीक है, विरोध प्रदर्शन जो आप कहें लोकतंत्र को लेकर हो रहे हैं, लेकिन वो हो रहे हैं चीन के अंदर, वो है इनकी इंटरनल पॉलिटिक्स, और वो वहीं पे गवर्नमेंट चेंज करने के लिए या पॉलिसीज चेंज करने के लिए इसके लिए हो रहे हैं। जी लॉन्ग टर्म में हो सकता है अगर वहां पे कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि या तो ईज कर दिया जाए जो कम्युनिस्ट रेजीम जो है, जितना उन्होंने जो आयरन कर्टेन की जो उनकी पॉलिसी रहती है उसको ईज कर दिया जाए तो भारत के साथ रिलेशन अच्छे हो जाए, या हो सकता है वो और हार्श हो जाए इस चीज को लेके, जैसे वो तियानमेन के बाद हो गए। जी। तो वो डबल साइडेड एज जो है वैसा होने वाला है। लेकिन अभी अगर आप बिल्कुल तुरंत देखें इम्पैक्ट कोई ऐसा कुछ खास नहीं होने वाला है। हाँ, सेंटिमेंटल जो हमारा सपोर्ट है वो चाइना के साथ है, और डेफिनेटली मेरे हिसाब से सभी को करना चाहिए, क्योंकि लोग अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं। जी लोकतंत्र के अंदर सबसे ज्यादा अधिकार जो पहला है, बेसिक आपको राइट्स होने चाहिए, उस चीज को लेके हमारा सेंटिमेंटल सपोर्ट चाइना के साथ है, चाइना के लोगों के साथ है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारी इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो इसी के साथ हमारी चर्चा का आज यहाँ पे अंत होता है। तो इसका कंक्लूजन हम यही निकाल सकते हैं कि इस तरह के प्रदर्शन चाइना में पहली बार हुए हैं। तो अब ये देखना रहेगा कि ये प्रोटेस्ट किस तरफ जाते हैं और चीन की राजनीति में इसका क्या प्रभाव पड़ता है, वो सबसे बड़ी बात होगी देखने के लिए आगे। तो इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। आप तब तक देखते रहिए हमारा चैनल द पैम्फलेट। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन।